ये मौत पर जिंदगी की जीत की सच्ची कहानियां हैं। ये कहानियां कुदरत के कहर में इंसान के मजबूत जज्बे की मिसाल है। छलांग लगा के हम लोग पानी में गए, उसके बाद नेवी वाले ने बचाया। इन कहानियों में समंदर के कहर का खौफ भी है। मौत ही दिख रही थी एकदम कि अभी हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन नेवी वाले साहब लोग गए, लोगों ने हम लोग को बचाया है। इस दास्तान में जिंदगी की जीत की खुशी भी है। कैप्टन ने बता दिया अबंडेंस सिप करना है, तो हम लोग अपना अपना जंप लगाने लगे लाइफ जैकेट पहनकर। तभी नेवी वाले आकर बचाया हम लोगों को। और ये कहानी है समंदर में मौत का शोर मचाती लहरों से लड़ने वाले जाबाजों की। लहरें तकरीबन 5 से 7 मीटर ऊंची थी। जो है विंड स्पीड तकरीबन 100 to 120 किलोमीटर पर आवर था और विजिबिलिटी बहुत कम था और इट वाज ऑल कपल्ड विद हेवी रेन्स। तो इन सभी हालातों में, चैलेंजिंग हालातों में हमारे लिए एक ही मकसद था कि हमारे नागरिकों जिनकी उम्मीदें हमारे ऊपर टिकी हुई हैं, उनका जान हमें किसी भी हालत में हमें बचाना है। ताउते ने तांडव की जितनी निशानी जमीन पर बिखेरी है, उससे कहीं ज्यादा खौफ के निशान समंदर में छोड़े हैं। जिसकी आंखों देखी कहानी बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड के बार्ज P-305 से बचकर आए लोगों ने सुनाई। इंडियन नेवी का जहाज INS कोच्चि जब इन लोगों को लेकर तट पर पहुंचा, तो नेवी की जाबाजी की कहानी दुनिया के सामने आई। नेवी वाला नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं है। वो लोग छुट्टे में वो लोग आ गया, फिर हम लोग बच गए। लग नहीं है तक हम लोग अब जी पाएंगे, लेकिन ये जो नेवी वाले बोट गए ना, मतलब कुछ दूर पे दिखाई देता, हम लोग चाहते उसको कैसे भी पकड़ ले, फिर बहुत दूर चली जाती, मतलब फिर हम लोग कोशिश करके कैसे भी पकड़ा, रस्सी उन लोग रस्सी फेंका, फिर रस्सी पकड़ के फिर उन लोगों को खींचा ऊपर। वहाँ पे हम लोग को बहुत सुविधा दिया नेवी वालों ने। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सब। समंदर में जब ताउते ने कोहराम मचाना शुरू किया, उस वक्त वहां कैसा मंजर रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समंदर में 30 से 40 फीट यानी 3 से 4 मंजिला ऊंची लहरें उठ रही थीं, जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा थीं। इन्हीं लहरों का शिकार बार्ज P-305 भी हुआ। जिस वक्त लहरों ने बार्ज पर हमला बोला, उस पर 273 लोग मौजूद थे। बार्ज जब टूटने लगा तो सभी लोग सिर्फ एक लाइफ जैकेट और अपनी किस्मत के भरोसे समंदर में कूद गए, जिसके बाद नेवी ने समंदर में चुन चुन कर लोगों को मौत के मुंह से निकाला और उन्हें तट पर लाई। लेकिन अभी भी घटना स्थल पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर बचाव और कार्य तेजी से चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनकी भी जल्द से जल्द तलाश की जाए, उनको बचाया जाए। जिन लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है उनको उनकी कंपनियां, यानी जो ONGC कंपनी है या एफकॉन कंपनी है जिसके वो कर्मचारी हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाएगी, होटलों में ले जाएगी, जहाँ उनका ख्याल रखा जाएगा। INS कोच्चि से जो भी आया उसके पास एक कहानी थी। किसी ने 12 घंटे तक समंदर में बिताए, तो कोई 20 घंटे तक मौत की लहरों से लड़ता रहा। कैप्टन ने बता दिया अबंडेंस सिप करना है, तो हम लोग अपना अपना जंप लगाने लगे लाइफ जैकेट पहनकर। तभी नेवी वाले आकर बचाया हम लोगों को। कितना घंटा आप पानी में थे? 12 घंटा। आपके साथ और भी लोग थे या आप अकेले बहकर गए थे या क्या? 17 लोग एक साथ में थे। जब हम पास बोट पर जाते थे तभी रस्सी डला हुआ था, उसी के माध्यम से आपको छोड़ना होता था। क्या और भी लोग थे जो घटना के शिकार हो गए या डेड बॉडीज भी थी, ऐसे कुछ? हाँ, बहुत से लोग हुए हैं। क्या वजह मानते हैं? अरे कुछ डर के नहीं, कुछ रस्सी पकड़ते थे, कमजोरी जैसा हो गया था, इसलिए वो शिथिल होकर गिर जाते थे और वही लोग एक्सपायर हो गए। हम लोगों को उधर से बचा के लाई है। कैसे भी रात में हम लोग 2 बजे रात में हमको उठाया, उधर से पानी में 10, 11, 12 घंटे घूमते रहे। उम्मीद ही छोड़ दी थी हम लोगों ने कि हम लोग बच पाएंगे। तब कैसे उन लोगों ने बचाया वो जानते होंगे। 5-6 घंटे पानी में तैरे और तैरने के बाद पता नहीं बेहोश हालत में हम लोग पाए गए और रस्सी गिरे, रस्सी में उठाया, रस्सी से मेरा ये हाथ देखिए कट गया, अभी तक घाव हो गया और उसके बाद फिर ऊपर गए। INS कोच्चि से लौटे हर शख्स की अपनी कहानी है, लेकिन हर कहानी में नेवी की जांबाजी को सलाम और उनके लिए दुआ में उठने वाले हाथ जरूर हैं। ज्यादा रात में एंकर तोड़ दिया। एंकर तोड़ने के बाद में बोट बहने लगी अपने से, फिर जाके टकरा गई पलट से टकराने के बाद में उसका हैंडल टूट गया, अंदर से फूट गया। फिर पानी भरने धीरे धीरे बढ़ते वो लास्ट तक बोट ऐसे हो गया। लास्ट में हम लोग ऊपर से छलांग लगा गए। कितना घंटा आप पानी में थे? हम लोग पानी में 3 घंटा। लग नहीं है तक हम लोग अब जी पाएंगे, लेकिन ये जो नेवी वाले बोट गए ना, मतलब कुछ दूर पे दिखाई देता, हम लोग
चाहते उसको कैसे भी पकड़ ले। रस्सी फेंका, फिर रस्सी पकड़ के फिर उन लोगों को खींचा ऊपर। वहाँ पे हम लोगों को बहुत सुविधा दिया नेवी वालों ने। हम तो 3 घंटा के आसपास था, दोस्त लोग 12 घंटा भी था, 13 आवर्स। नहीं, हम लोग 10-15 बंदा एक चेन बना दिया, लाइफ जैकेट पहन के पानी में कूदा था, उसके बाद एक चेन बना दिया। फिर हमारा लाइफ जैकेट में एक लाइट था, वो ऊपर कर दिया। INS वाला देखा हमको, हमारा सामने आया, लाइफ रिंग डाल के दे दिया। फिर स्क्रैम्बल नेट पकड़ के ऊपर चढ़ गया। जब 3 घंटे आप लोग समुद्र में थे तब आपके मन में क्या चल रहा था कि जिंदगी का क्या होगा या क्या होगा, आपके मन में क्या चल रहा था? कुछ नहीं, मम्मा का याद आ गया। मौत को बेहद करीब से देखकर लौटे बहुत से लोगों ने यह भी ठान लिया है कि अब वो कभी समंदर का मुंह नहीं करेंगे। अब वापस से समुद्र में जाएंगे काम के लिए? अब नहीं जाएंगे। तूफान ने जैसे ही बार्ज पर हमला बोला, पहली SOS कॉल नेवी को मिली। ये 17 मई की शाम का मामला था। इसके बाद से नेवी एक्शन में आई और फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें नेवी ने ना तो दिन की परवाह की, न रात की और न ही तूफान की। INS कोच्चि के कमांडिंग अफसर कैप्टन सचिन सिक्योरा ने इस ऑपरेशन में आई मुश्किलों के बारे में बताया। ये जो साइक्लोन निकला था मुंबई से, यहाँ पे हवा की जो रफ्तार थी वो कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी। और समुद्र में जो हमारी लहरें हैं वो कम से कम 9-10 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे चलती है। तो इस कंडीशन में ऑपरेट करना, जहाज चलाना काफ़ी चैलेंजिंग है। बार्ज P-305 के अलावा 3 और बार्ज तूफान के कहर का शिकार हुए। इसके साथ ही एक ऑयल रिग पर भी लहरें कहर बनकर टूटी। इन सभी जगहों पर भी नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। बार्ज P-305 में 261 लोग फंसे, जिसमें से 188 लोगों को निकाल लिया गया, जबकि 34 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें से 22 के शव मिल भी चुके हैं। बचे हुए 39 लोगों के लिए सर्च और रेस्क्यू जारी है। इसी तरह गाल कंस्ट्रक्टर बार्ज में 137 लोग फंसे थे और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। सागर भूषण ऑयल रिग में 101 लोग फंसे और सभी सुरक्षित हैं, जबकि बार्ज SS3 में 196 लोग फंसे थे और वो भी सुरक्षित हैं। इन सभी लोगों को तट पर लाने का काम जारी है। इन सभी जगहों पर राहत और बचाव का काम जारी है, जिसमें नेवी के साथ साथ कोस्ट गार्ड, NDRF और दूसरी एजेंसियां मदद कर रही हैं। इन सभी जगहों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर नेवी के अफसर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम लोग सुबह से ही तैयार थे कि हमारे जहाजों को कभी भी एट सी नागरिकों की मदद की जरूरत कहीं पे पड़ सकती है। इस बात को अंदेशा करते हुए जैसे ही हमें सुबह ये कॉल पता चला कि एक जहाज को समस्या आ रही है, हमें लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है और इसका अंदेशा रखते हुए ही इन एंटिसिपेशन हमने एक के बाद एक 3 जहाज तुरंत सेल कर दिया। ताउते के तांडव में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेवी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो तूफान के कहर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। PM मोदी ने आज तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। PM मोदी ने तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया, गुजरात और दीव के प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद PM ने गुजरात को 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। साथ ही मृतक आश्रितों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद देने की बात कही। हवाई सर्वेक्षण के बाद PM ने अहमदाबाद में राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों में नुकसान का जायजा लेने के लिए अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों का एक समूह बनाने का ऐलान किया है, जो हर राज्य का दौरा कर नुकसान का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री ने सभी तूफान प्रभावित इलाकों के लोगों को पूरी मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। ताउते तो जा चुका है, लेकिन उसने जो तबाही मचाई है उसकी निशानी हर ओर फैली हुई है और अब जिंदगी को एक नई शुरुआत की जरूरत है। ताउते तूफान से लोगों की मौत की खबर है, जिसमें ज्यादातर मौत महाराष्ट्र और गुजरात में हुई है। गुजरात में 40,000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं और 16,000 घरों को नुकसान हुआ है। करीब 6,000 गांवों की बत्ती गुल हो गई है और 200 से ज्यादा कोविड अस्पताल प्रभावित हुए हैं। ताउते तूफान जितना ताकतवर था, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि इससे उतना नुकसान नहीं हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वक्त रहते की गई तैयारी। मौसम विभाग ने वक्त से अलर्ट दिया, केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया और हर जगह समय रहते राहत टीमें पहुंचा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ताउते से बड़ी तबाही टल गई। जो ताउते है वो तो अभी बहुत वीक हो चुका है।
आज राजस्थान के ऊपर है, पूर्व राजस्थान में, और अजमेर का जो है 100 किलोमीटर दक्षिण में है, दिल्ली से 240 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, दूर है दिल्ली से। लेकिन ज़्यादा जो हमारा हाईएस्ट अलर्ट जो है उत्तराखंड का है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। वहाँ रेन बारी ज़्यादा होगा, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा, आज रहेगा, कल से इम्प्रूव करेगा। तो ये ताटेगा और नेक्स्ट 6 आवर में और वीक होगा। ताउते की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि यहां किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राजधानी दिल्ली में भी तूफान की वजह से पिछले 24 घंटे में रुक-रुक कर बारिश जारी है। देश के पश्चिमी इलाकों में आए साइक्लोन ताउते का असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीती रात से हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पर मौसम विभाग द्वारा ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। कुछ इसी तरह से करीबन 2 दिनों तक दिल्ली का मौसम बना रहेगा, जैसे कि मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है। तूफान की वजह से समंदर में ऊंची-ऊंची लहरें उठी, जिससे मुंबई में समंदर से कई टन कचरा शहर में आ गया है। ये इस बात का भी संकेत है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ इंसान को महंगी पड़ सकती है। कोरोना के कोहराम के बीच कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिससे ये इशारा मिलता है कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े में कोई कमी नहीं हो रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? अगर कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है तो ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या वैक्सीनेशन से कोरोना पर लगाम मिली या फिर लॉकडाउन की वजह से कोरोना थम रहा है? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। कोरोना पर तमाम नेगेटिव खबरों के बीच आज दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से राहत की कई खबरें आई। कई जगह कोरोना से नए केस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है। दिल्ली जैसे राज्य में मौत का आंकड़ा भी घटा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पूरे देश में कोरोना के नए आंकड़े क्या कहते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,67,334 नए मामले सामने आए। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में पिछले 24 घंटे में 4,529 लोगों की मौत हुई है। ये एक दिन में देश में कोरोना से मरने वालों का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। आंकड़े कहते हैं कि देश में हर घंटे 189 लोगों की मौत हो रही है। हर मिनट 3 लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। ये सच है कि देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट भी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से मौतें हो रही हैं उससे चिंता बढ़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौतों का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा। अगर नए केस कम हो रहे हैं तो मौत क्यों बढ़ रही है? ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव एक्टिव केसेस हैं वो अभी भी ज्यादा है। तो जो ये हम मोर्टेलिटी देख रहे हैं वो उन क्यूमुलेटिव केसेस के रिस्पेक्ट में हमें देखने की जरूरत है। जो भी ये मोर्टेलिटीज हो रही हैं ये वो मरीज हैं जो पिछले 10 से 14 दिन पहले भर्ती हुए थे और अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें नहीं बचा पा रहे। तो जो आज जो केसेस कम हो रहे हैं उसके चलते धीरे धीरे जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है वो कम होते जाएंगे और इसका जो मोर्टेलिटी पे इफेक्ट जो है हमें हफ्ते 10 दिन बाद देखने को मिलेगा। इस वक्त 5 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना से मौत के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1,291 मौतें हुई, कर्नाटक में 525, तमिलनाडु में 364, दिल्ली में 265 और उत्तर प्रदेश में 255 लोगों की जान गई। दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना की रफ्तार कम होती दिख रही है। दिल्ली में संक्रमण की दर कम हुई है, साथ ही रिकवरी रेट 95% के पार हो गया है। यानी दिल्ली में 100 में से 95 लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी ना हो, इसके लिए भी एक टीम का गठन किया जाएगा। आज यूपी से भी अच्छी खबर आई। अब धीरे धीरे यूपी में कोरोना को लेकर हालात बेहतर हो रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के फैलने की थी, लेकिन योगी सरकार की लगातार कोशिशों से कोरोना की लहर थमने लगी है। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी के 68% गांव अब तक कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं और ये भी तब है जब यूपी में टेस्टिंग बढ़ाई गई है। कल प्रदेश में रिकॉर्ड टेस्ट किए गए, अब तक का सर्वाधिक, और कल जो 24 घंटे में टेस्ट हुए उनकी संख्या 2,99,327 रही।
अब तक कुल मिलाकर 4,55,31,018 टेस्ट उत्तर प्रदेश में किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना से निपटने में योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की है। वाराणसी के अधिकारियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार के काम को असरदार बताया है। प्रधानमंत्री एक बार फिर 21 मई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। यूपी में कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की नई फौज भी तैयार की जा रही है, जिसमें युवा चिकित्सक शामिल हैं। एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र भी कोरोना संक्रमितों की देखभाल में जी जान से जुटे हैं। लखनऊ की सरीना जहरा से मिली। पारिवारिक बैकग्राउंड सेना से जुड़ा है, लेकिन वो कोरोना के खिलाफ जंग में योद्धा बनकर उतरी हैं। साजो सामान के नाम पर हैं दवाइयाँ और वर्दी के नाम पर है पीपीई किट। हमारी पोस्टिंग ट्रायज में लगी थी। ट्रायज में बेसिकली आपको अंदर लेना होता है, पेशेंट को अंदर लेके उसका वाइटल्स देखना कि उसकी ऑक्सीजन क्या चल रही है, उसको इमरजेंसी मैनेजमेंट करना वहाँ पे, तो वो हम लोग ने वहाँ पे सीखा। गोरखपुर के रहने वाले शुभम प्रजापति एरा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र हैं। शुभम खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें ऐसे वक्त में अपनी सेवाएं देने का मौका मिला है जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। फाइनल ईयर ख़त्म हुआ, हमारे यहाँ सिखाया गया, हमें ट्रेनिंग दी गई कि हाँ हमें इंटर्नशिप जो करनी है हमें इस पेंडेमिक को लेके करनी है। इस पेंडेमिक ओरिएंटेड हमारा था ये ट्रेनिंग सेशन, तो हाँ हमें ट्रेनिंग दी गई अच्छे से और हमने अपनी ड्यूटी की। चिकित्सक परिवार से वास्ता रखने वाली मल्लिका अग्रवाल भी कुछ ऐसा ही सोचती हैं। हम लोग ये सोच के जाते हैं कि हमें मेनली जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल करना है। हमें अपनी इतनी चिंता नहीं होती जितना उनके लिए हमें लगता है। हमें लगता है कि उनको सही करने से ही हमें संतुष्टि मिलेगी अंदर से। चुनौती सिर्फ लोगों को मौत से बचाना ही नहीं है, चुनौती वैक्सीनेशन भी है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वैक्सीन की जल्द से जल्द सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। आज ये खबर आई कि 1 मई 2021 से 15 जून 2021 तक केंद्र की तरफ से राज्यों को कुल 5,86,29,000 वैक्सीन डोज मुफ्त दी जाएंगी। इसके अलावा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यों की सीधी खरीद के लिए जून 2021 के अंत तक कुल 4,87,55,000 वैक्सीन डोज तैयार रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 20 मई को कोरोना को लेकर देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उन राज्यों के 56 जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। यह संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इससे पहले 18 मई को पीएम ने 46 जिलाधिकारियों से बातचीत की थी। वैक्सीन की किल्लत के साथ साथ वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर भी कुछ लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसे लेकर एक गाइडलाइन जारी की। कोरोना संक्रमित हुए व्यक्ति को ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन दी जाएगी। जिसे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिल गई है और उसके बाद उसे कोरोना हो गया, उसे दूसरी डोज कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी। किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जिसे अस्पताल में एडमिशन की जरूरत पड़ी हो, उसे वैक्सीन के लिए 4 से 8 हफ्ते का इंतजार करना होगा। इस बीच वैक्सीन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सुर्खियों में आ गया। गडकरी ने वही बात कह दी जो विपक्षी दल कह रहे थे। किसी बात की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे, प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। लेकिन गडकरी के बयान ने तूल पकड़ा तो उन्होंने सफाई भी दे दी। गडकरी ने ट्वीट किया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकार इस दिशा में पहले से ही काम कर रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने मुझे बताया है कि सरकार वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 12 कंपनियों से बातचीत कर रही है। जल्द ही इसके नतीजे भी सामने आएंगे। कोरोना से चल रही जंग में अब लड़ाई का मैदान शहर से शिफ्ट होकर गांव में पहुंच चुका है। यहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से कोरोना और भी आतंक मचा रहा है। कोरोना से लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक देश के गांव-गांव से कोरोना का सफाया ना हो जाए। इसीलिए एबीपी न्यूज ने गांव में कोरोना के कहर की पड़ताल शुरू की है। हमारी टीम उत्तराखंड के गांव में पहुंची, वहां कोरोना से लड़ाई में मुश्किलें क्या आ रही हैं ये जाना। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट।
उत्तराखंड के चमोली में खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस गांव का नाम है दुर्मी, लेकिन इस वक्त कोरोना का साया इस गांव पर भी मंडरा रहा है। कोरोना महामारी में सिर्फ हमारा स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर एक एएनएम को ही भेजा है, बाकी तो एक हमारा फार्मासिस्ट स्वास्थ्य केंद्र में है, वो तो है नहीं अभी वहाँ पर, और कोई भी टीम यहाँ पर टेस्टिंग नहीं कराया। यहाँ पे कुछ लोगों को जरूर सैंपल लिए गए हैं, 7-8 लोगों के लिए, तो उनका तो अभी तक रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है, और गाँव में अभी थोड़ा भय का माहौल पैदा हो गया है। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को कोरोना के लक्षण नजर भी आ रहे हैं, लेकिन कई बार सीएमओ दफ्तर में कॉल करने पर भी कोई सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी मरीज की हालत गंभीर हो जाए तो एम्बुलेंस तक का इंतजाम नहीं है। शहर से दूर होने के कारण और सड़क खराब होने की वजह से वक्त पर एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती। डर तो है ही सभी लोगों को। एम्बुलेंस तो नहीं आती सर। एम्बुलेंस यहाँ से 13 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा हमको।